फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक में आपका स्वागत है। एपिसोड 21। अब पूरा विश्व मनी की न्यूसेंस से छूटेगा तब छूटेगा। हो सकता है कि आपका अपना विश्व मनी के ट्रैप से न निकल पाए। बड़ा परिवार है, अनेक रिश्तेदार हैं, मित्र व सर्कल हैं, सब एक साथ समझदारी न भी दिखा पाएँ तो भी आप मनी की न्यूसेंस के सामने सरेंडर मत कर देना। आप अपनी समझदारी पूर्वक की राह चुन ही लेना। आप जानते हैं कि आप 80-100 वर्ष के वीज़ा पर जीने के लिए आए हुए हैं। सो आप जीने के मकसद से कभी मत भटकना। हाँ, मनी निश्चित ही जीने का सबसे बड़ा सहारा है। सो मनी अर्जित करने हेतु 8-10 घंटे ईमानदारी से तथा पूरी ताकत लगाकर कार्य करना ही करना है। उसमें बांध छोड़ कभी मत करना और फिर बस ईमानदारी से कार्य कर। जो कुछ मनी प्राप्त हो उसके सहारे जितनी जल्दी हो सके अपने मनी की सेटिंग कर लेना। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि प्रगति का दूसरा नाम जीवन है। सो हमेशा दिल दिमाग खुले रखना। जीने को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर प्रोग्रेस करने के मिलने वाले एक भी मौके को चूकना मत। कुल मिलाकर कहूँ तो आप तो बस उपलब्ध मनी से अपने कर्तव्य निभाते हुए मस्ती से जीना और मस्ती ही मस्ती में विकास भी कर लेना। चाहे जो कुछ करना, पर कभी मनी का पीछा मत करना, क्योंकि मनी को उसका पीछा करने वाला पसंद नहीं है। आप तो कुछ ऐसा बनने की कोशिश करना कि मनी ही आपका पीछा करे, और न भी करे तो क्या, छोटे छोटे शौक पालना, दिल लगाकर कार्य करना व जीवन मस्ती से गुजार देना। इतना कर लोगे तो सब आपको एक दिन सलाम करेंगे, आपकी मिसाल देंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि दुनिया बदलेगी तब बदलेगी, आसपास वाले भी सुधरेंगे तब सुधरेंगे, परंतु आप इन सब का इंतज़ार मत करना। आप तो अपने अकेले की एक दुनिया बना ही लेना। जीने हेतु मिले इस बेशकीमती मनुष्य जीवन को मनी के ट्रैप में फंसाकर बिना जिए मत मर जाना। विश्व यह बात नहीं समझता है तो मत समझने दो। मित्र और परिवार साथ नहीं देते हैं तो मत देने दो। लेकिन आप मिले इस बेशकीमती मनुष्य जीवन को शान से जीना ही जीना, और इसे ही इस किताब के सबसे बड़े सबक के तौर पर लेना। एक अंतिम निवेदन मैं पूरे विश्व से करना चाहता हूँ। अब यह बात पूरे विश्व को स्पष्टता पूर्वक समझ लेना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। विश्व में 2 सबसे ज़्यादा देश हैं। सबकी अपनी अनगिनत मान्यताएं तथा परंपराएं हैं। उन्हें बेहिसाब महत्व भी दिया जाता है, परंतु प्रमुख सवाल यह कि सबसे मूल्यवान क्या है, परंपराएं, मान्यताएं या कुछ और, या फिर मनुष्य? निश्चित ही मनुष्य सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। परंपराओं तथा मान्यताओं का क्या है? वे तो वक्त के साथ बदलती रहती है। यह सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज के आधुनिक युग में कोई ऐसी मान्यता या परंपरा नहीं स्वीकारी जा सकती है जो मनुष्य के जीने में बाधक सिद्ध होती हो। आज के युग में ऐसा कुछ नहीं स्वीकारा जा सकता है जो मनुष्य के विकास की गति को रोकता हो। आज सबको मिलकर तय करना ही होगा कि सबसे मूल्यवान क्या है। यह भी जरूरी तथा वह भी जरूरी, यह अब नहीं चलने वाला। सो पूरे विश्व को मिलकर यह तय करना ही होगा कि सबसे मूल्यवान मनुष्य है। मनुष्य से ऊपर कहीं कुछ नहीं है, और जब कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। सो ना तो इस बाबत कोई कन्फ्यूजन रखना और ना ही किसी भी चीज़ को मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान बताने या समझने की गलती करना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मनुष्य अकेला है जो शान से एक संपूर्ण जीवन जी सकता है। ऐसे में मनुष्य के जीने से ज़्यादा महत्वपूर्ण
और कुछ हो ही कैसे सकता है। यह सीधी बात भी मुझे जोर देकर समझाना पड़े तो यह भी दुखद ही है। मनुष्य का जीना एक तरफ तथा पूरा ब्रह्मांड दूसरी तरफ, मनुष्य की हंसी एक तरफ तथा आपका सारा सुना जाना व माना एक तरफ। कुल मिलाकर इस बात में बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि मनुष्य के जीने तथा हंसने से महत्वपूर्ण कुछ और भी है। चलो, मनुष्य के जीने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है, यह तो पूरी तरह स्पष्ट है। बस तो फिर पूरे विश्व को चाहिए कि मनुष्य के जीने को एकमात्र प्राथमिकता बना ले। मान्यता हो, परंपरा हो, सोच विचार हो या कायदे कानून हो, जो कुछ भी हो वह मनुष्य के जीने में सहायक हो, वह मनुष्य के विकास में सहभागी बनने वाला हो। जो कुछ भी मनुष्य के जीने में बाधा पहुंचा रहा हो या उसके विकास को रोक रहा हो, उन सब को तत्क्षण त्याग देना चाहिए। फिर किसने कहा या कब कहा कोई मायने नहीं रखता है। नियम हो या परंपरा, वही मान्य होगा जो जीने में सहायक सिद्ध हो रही होगी। बाकी का सब कुछ आज के आज त्यागना ही होगा। यदि विश्व को हसीन बनाना है तो यह तो करना ही होगा। अब आते हैं मनुष्य के जीने पर। आज का मनुष्य शान से प्रसन्नतापूर्वक कैसे जी सकता है जब उसकी व्यवहारिक ज़रूरतें आसानी से पूरी हो रही हो। ऐसे में कहने की ज़रूरत नहीं कि मनुष्य की व्यवहारिक ज़रूरतें पूरी करना विश्व की एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए, और जब तक पूरे 800 करोड़ लोगों की व्यवहारिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, अन्य किसी चीज़ को रत्ती भर महत्व नहीं देना चाहिए। और इस अन्य में वह सब कुछ आ गया जिन पर कईयों को नाज है। इस अन्य में वह सब कुछ भी आ गया जो मनुष्यों को विभाजित कर रहा है। अन्य कुछ भी यानी अन्य कुछ भी। फिर उसमें मनुष्य की व्यवहारिक ज़रूरतें पूरी करने के अलावा की कोई ABCD शामिल नहीं है। यह मैंने बहुत बड़ा तथा एक अति आवश्यक इशारा कर दिया है। मैं आज पूरे विश्व से निवेदन करता हूँ कि मनुष्य की व्यवहारिक ज़रूरतें पूरी करने के अलावा की किसी भी अन्य चीज़ को तवज्जो देना बड़ा भारी पड़ेगा। विश्व को चमन बनाना है तो यह एक संयुक्त प्रयास दृढ़तापूर्वक सबको करना ही होगा, वरना इस विश्व को पागलखाना बनते देर नहीं लगेगी। मेहरबानी कर समझे कि कम से कम एक लेवल के रोटी, कपड़ा और मकान तो सबके पास होने ही चाहिए। इन तीनों की रत्ती भर चिंता में कोई एक पल भी जिए क्यों? भूखा सोना या छत न होना आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकारा ही कैसे जा सकता है? बताओ यह कि जब तक रोटी, कपड़ा व मकान की अक्षत है, अन्य किसी चीज़ में एक पल भी बर्बाद किया ही कैसे जा सकता है? मनी और कहीं खर्ची हो कैसे जा सकती है? मनी और कहीं खर्ची ही कैसे जा सकती है? सच तो यह है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में सिर्फ रोटी, कपड़ा या मकान से भी क्या होगा। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा तथा परिवार के लिए श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं भी सबको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा सामान्य सुख सुविधाओं के साधन भी चाहिए। कौन है जो अपने बच्चे को सब कुछ देना नहीं चाहता है? कब तक विश्व इन सब चीज़ों की अक्षत के दर्द में जिएगा? यदि इंसान इतने दर्द में जिएगा तो बाकी किसी चीज़ का महत्व ही क्या है? अन्य किसी चीज़ को प्राथमिकता दी ही कैसे जा सकती है? अन्य किसी भी चीज़ में समय, ऊर्जा तथा मनी बर्बाद किए ही कैसे जा सकते हैं? यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि अन्य किसी यानी अन्य किसी, फिर इसमें कोई ABCD नहीं है। जब तक सबके रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षण तथा सामान्य सुख सुविधाओं तक की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक अन्य किसी और रत्ती भर झांकना नहीं है। विश्व इसे निवेदन के तौर पर ले या चेतावनी के तौर पर, करना सबको मिलकर यही पड़ेगा।
अब सवाल यह कि मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी कैसे की जा सकती हैं। तो मनी इसका एकमात्र उपाय है। मनुष्य की सारी ज़रूरतें मनुष्य की ये सारी बेसिक ज़रूरतें सिर्फ मनी से पूरी की जा सकती है। और मनी न आसमान से टपक रही है और न ही ज़मीन पर उग रही है। इसे मनुष्य को स्वयं को अर्जित करनी है। और इतने सारे लोग एक साथ अवश्य मनी कमा ले, उस हेतु इकोनॉमी का अति मजबूत होना जरूरी है। इस लिहाज से देखा जाए तो इकोनॉमी ही धर्म है तथा इकोनॉमी ही आज के विश्व की प्राथमिकता है। और जो देश इस सत्य को समझकर इसके अनुरूप कार्य करेगा वह देश पनपेगा। उस देश के मनुष्य सुखी रहेंगे। मजबूत इकोनॉमी के अलावा की कोई अन्य चीज का आज किसी के ना काम आने वाले नहीं है। स्पष्ट कहूँ तो धर्म हो, समाज हो या परंपरा हो, सब कुछ उसी दायरे में स्वीकार्य होना चाहिए जिस दायरे में वे इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हों। जो कोई चीज़ देश की इकोनॉमी के खिलाफ जा रही हो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य है और मनुष्य के लिए मूल्यवान उसका जीना है। जीने हेतु मनी आवश्यक है तथा एक मजबूत इकोनॉमी ही मनी उपलब्ध करवा सकती है। सो नियम हो, कानून हो, धर्म हो या परंपरा हो, सब कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली ही स्वीकार्य होनी चाहिए। मेरी यह बात याद रख लेना कि इकोनॉमी डूब गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, फिर कुछ काम नहीं आएगा। सो जो देश बेकार की मान्यताओं तथा परंपराओं के लिए कट्टर हैं वे चेत जाएं। हर प्रकार की कट्टरता जहर है, क्योंकि वह जीने तथा विकास करने दोनों में बाधा है। यह तय समझ लेना कि जो देश कट्टरता से छुटकारा पा लेगा वही पनप पाएगा। बाकी तो जिन्होंने बर्बाद होने की ठान ही ली हो उन्हें क्या कहना। और यह बात भारत को भी समझनी है। 130 करोड़ मनुष्यों की बस्ती बहुत बड़ी बात है। ऐसे में उन 130 करोड़ धड़कते दिलों को जीवन प्रदान करना ही होगा। सो भारत जैसे विशाल तथा डेवलपिंग देश को इकोनॉमी के अलावा अन्य किसी बात को तवज्जो देना पोसा ही नहीं सकता है। आज के युग का धर्म सिर्फ इकोनॉमी है। ऐसे में विश्व गुरु बनने की बातें करने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनना है तो वह आसमान को छूटी इकोनॉमी के सहारे ही बनेगा। अतः हर बेकार की बात से भारत को आज़ाद होना ही होगा। सबको मिलकर सारे खर्चे सिर्फ इकोनॉमी को मजबूत बनाने हेतु ही करने होंगे। बेकार की मान्यताओं तथा परंपराओं में होने वाली तमाम की फिजूल खर्ची पर लगाम कसनी ही होगी। यह समझना होगा कि बातें करने से कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा। उस हेतु सबको मिलकर कर्म करना होगा। समझना होगा कि विज्ञान आज का बादशाह है और 130 करोड़ की आबादी वाले भारत का वैज्ञानिक रिसर्च पर कुल सालाना खर्च तकरीबन 17.7 बिलियन डॉलर्स है, जबकि सामने 80 लाख की आबादी वाले स्विट्जरलैंड का वैज्ञानिक रिसर्च पर 25.5 बिलियन डॉलर्स है। अब इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ कहना पड़े तो यह मेरे व हर भारतवासी के लिए शर्म की बात होगी। कुल मिलाकर मेरा निवेदन इतना ही है कि परिवार से लेकर देश तक तथा देश से लेकर दुनिया तक सबको इकोनॉमी मजबूत करने हेतु ही जीना होगा, तो ही विज्ञान की इतनी प्रगति का हम फायदा उठा पाएंगे, तो ही मनुष्य को उसके जीने का बेशकीमती तोहफा दे पाएंगे। जीना सबका अधिकार है तथा शान से जीने का मौका सबको मिलना ही चाहिए। सो उम्मीद है कि इकोनॉमी को मजबूत करने हेतु पूरा विश्व एक होकर कार्य करेगा और सब मिलकर जल्द ही इस विश्व को चमन बना देंगे। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, मनुष्य का जीवन मिला है तो उसकी अहमियत को कभी मत भूलना। यह जीने हेतु मिला है,
एक खूबसूरत अवसर है। आप सिर्फ 80 वर्ष के वीज़ा पर पधारे हैं और इन 80 वर्षों में आपका जितने ज़्यादा हो सके उतने मस्ती व शांति के पल बटोरने हैं। जीवन का मूल्य सिर्फ मस्ती और शांति बटोरने में है, सो यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मनी निश्चित ही आज की प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि बिना मनी के न मस्ती आने वाली है और न शांति। वहीं विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों का भी मज़ा लेना है, और वह लेना है तो बहुत ज़्यादा मनी चाहिए। कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने हेतु पूरी जी जान लगाएं। उस हेतु 8-10 घंटे दिल लगाकर कार्य करें, क्योंकि आज के युग में जितनी ज़्यादा मनी होगी उतना ज़्यादा दिल खोलकर जी पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जीना ही जीवन का मकसद है। सो जीवन के मकसद और मनी कमाने को अलग मत समझो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः दोनों हेतु पूरी जान लगाओ। खैर, यह तो हुआ बात का एक पहलू, परंतु किसी कारण पूरी जान लगाने के बाद भी ज़्यादा न कमा पाओ तो गम मत पालना। आपने कोशिश कर ली, आपका काम निपट गया, आपने कर्म कर लिए, बात समाप्त हुई। अपेक्षित फल भी नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप नाकाम हो गए। सो न तो ऐसा सोचना और न ही इस बात का कभी दुख पालना, क्योंकि अंतिम महत्व मनी कमाने का नहीं, शान से जीने का ही है। अतः आप तो जो भी मनी उपलब्ध है उससे एक हसीन जीवन जी ही लेना। एक बार पूरी ईमानदारी से 8-10 घंटे कार्य कर लिया, फिर मनी कम है कि ज़्यादा के झंझट में पड़ो ही मत। समझो इतना कि जीवन आपने मस्ती व शांति से गुजार लिया, यानी समझो कि आपने सब कुछ पा लिया। आपका इस संसार में आना सफल रहा। बुद्ध ने तो मन की शांति पाने हेतु महल छोड़ दिया था। सो सुख व शांति महल में ही है यह जरूरी नहीं है। यह तो ठीक, पर एक बात फिर कह देता हूँ, जीवन का प्रमुख मकसद तो शान से जीना ही है, और उस हेतु हरेक को अपनी पूरी जान लगाना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम न आए तो ही बिना महल की शांति खोजना है। पहली प्राथमिकता तो महल में मस्ती से जीने की ही होनी चाहिए। अर्जुन की तरह बिना युद्ध किए हथियार डालने वाली बात करनी ही मत। कमाने की भरपूर कोशिश करे बिना जंगल तथा हिमालय में शांति खोजने वाले पलायनवादी कहे जाते हैं। जंगल व हिमालय में शांति खोजना अंतिम उपाय है, वह भी उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी जान लगा के कमाने के प्रयास किए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म ईमानदारी से किया है और फल किसी के हाथ में है नहीं। सो अपेक्षित फल नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो कुछ भी फल आया है उसी में शांति के उपाय खोज लो, क्योंकि जीवन का अंतिम मकसद तो शांति से जीना ही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि बात सिर्फ कृष्ण की सुनो, और कृष्ण का एक ही कहना है कि प्रयास पूरे करो, फिर फल आए या न आए कोई बात नहीं। लेकिन जो प्रयास से ही भागते हैं वे कृष्ण को स्वीकार्य नहीं है। जेल में पैदा होने के बावजूद कृष्ण ने जीवन की तमाम ऊंचाइयां छुई हुई है। राजा भी बने हैं तथा अनेक राजकुमारियों से विवाह भी किए हुए हैं। एक ग्वाले के लिए राजकुमारियों से विवाह करना निश्चित ही अचीवमेंट कहा जाएगा। यही क्यों जीवन के सारे शौक भी उन्होंने दिल खोलकर पूरे किए हैं। सच कहूँ तो शून्य से सृजन करने की इससे बड़ी कोई दास्तां मनुष्य जीवन के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इसलिए तो उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। और आपको भी फर्श से अर्श तक उठना है, और आपको भी फर्श से अर्श तक उठना है। जमीन से आसमान तक का सफ़र तय करना है। सो हथियार डालने वाली बात तो करनी ही नहीं है।
समझो यह कि कृष्ण यह सब कर पाए क्योंकि वे कर्मवीर थे और आपको भी एक सच्चा कर्मवीर बनना है। कृष्ण साइकोलॉजी के भी मास्टर थे और आपको भी कृष्ण के साइकोलॉजिकल पावर से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपकी मंजिल आसमान है तथा आप आसमान में उड़ पाएं। इसी उद्देश्य से मैंने कृष्ण की संपूर्ण साइकोलॉजिकल बायोग्राफी मैं कृष्ण हूँ लिखी है। यह 6 किताबों के सेट में उपलब्ध है। कृष्ण की संपूर्ण साइकोलॉजिकल गहराइयों तथा उनका पूरा जीवन समझना चाहते हो तो यह पढ़ सकते हो। कृष्ण की साइकोलॉजिकल बायोग्राफी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें भी एक शानदार जीवन जीना है और यह बायोग्राफी उस हेतु दिलो जान से कर्म करना सिखाती है। और ये बायोग्राफी उस हेतु दिलो जान से कर्म करना सिखाती है। वह यह भी सिखाती है कि कर्म के परिणाम न आए तो मातम नहीं मनाना है। 56 भोग कृष्ण की जान है, परंतु सूखी रोटी मिलने पर रोना उनकी आदत नहीं है और आपको भी ऐसा ही बनना है। जीवन जीने के लिए है सो हर हाल में जीना है। महल के लिए प्रयास करना है, लेकिन किसी कारण से महल न मिले तो झोपड़े में भी रहना हो तो मस्त ही रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं कृष्ण हूँ पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।